नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। कोरोना के दौरान लॉकडाउन जैसे हालात खुलने के बाद हमारे समाज में महंगाई की मार अब धीरे धीरे सामने आ रही है। बीते 6 महीने में भारत में खुदरा महंगाई दर ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। अप्रैल में करीब 2% से उछालकर खाद्य महंगाई दर महंगाई में करीब 5% तक पहुंच गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि ज़रूरी सामानों की कीमत कई गुना बढ़ गई है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी खाद्य तेल में हुई है और ऐसे में मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग का काम कैसे चल रहा है, ये जानने की कोशिश की है हमारे सहयोगी आलोक पांडे और मनीष कुमार ने। खाद्य महंगाई दर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और इसकी चुभन हर कोई महसूस कर रहा है। रिकॉर्ड महंगाई के दौर में घर कैसे चल रहे हैं, ये जानने के लिए हम मनोरमा देवी के घर पहुंचे। वो लखनऊ में एक कमरे के मकान में रहती हैं, उनके पति नहीं हैं और वो छोटे मोटे काम करके तकरीबन 8,000 रुपये महीने कमाती हैं। उनका बेटा 16 साल का है और गांव में रहता है। मनोरमा जी नमस्ते। एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप बता रही थी कि आप पहले 8,000 रुपये कमाती हैं, अभी भी और पहले भी। पहले आप 2-3 हज़ार रुपये बचा लेती थी, अब क्यों नहीं बचा पा रही हैं? सर इसलिए नहीं बचा पा रहे हैं कि तेल का दाम बढ़ गया है, रिफाइंड का दाम बढ़ गया है, चीनी का दाम बढ़ गया है, तो इसलिए सर नहीं बढ़ पा रहा है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ का दाम बढ़ा है मनोरमा जी? सबसे ज़्यादा तेल का दाम बढ़ा है। कितना बढ़ा है 2-3 महीने में, कुछ समझाइए ज़रा। सर जैसे 2-3 महीने में, जैसे पहले कम था। कितना था पहले? पहले 110 तक मिल जाता था। 1 किलो बता रही हैं? जी हाँ। फिर उसके बाद 120 हो गया, फिर उसके बाद 140 रुपये कर दिए, फिर 150 रुपये कर दिए, अब सीधे जाके 200 रुपये कर दिए। 200 रुपये? जी। तो कैसे मैनेज कर रही हैं आप? कहाँ कटौती की है आपने? देखिए जब कटौती सबको करनी पड़ रही है, जी आपने कहाँ कटौती की है? बता तो रहे हैं सर कि जैसे सुबह नाश्ते में पूड़ी पराठा बनाते थे, अब हम रोटी बना रहे हैं, तो जैसे उसमें से थोड़ा तेल रिफाइंड मेरा बच जाता है तो हम उसको दाल सब्जी में यूज कर लेते हैं। जैसे 2 टाइम चाय पीते थे, अब 1 ही टाइम चाय पी रहे हैं। 550 किलोमीटर दूर पटना में 48 साल के टुनटुन साहू लिट्टी चोखे की दुकान चलाते हैं। वह महीने में 15,000 रुपये कमा लेते हैं। वो बताते हैं कि महंगाई का मुकाबला करने का एक लौता तरीका उन्हें ये समझ में आया कि वो अपनी मशहूर लिट्टियों का आकार छोटा कर दें। पटना में खाद्य तेल के दाम 3 महीनों में 50 रुपये लीटर बढ़ चुके हैं और कमर्शियल गैस सिलेंडर 200 रुपये महंगा हो चुका है। इस साल 4 जून को टुनटुन की दुकान खुली। इससे पहले कोविड की पाबंदियों की वजह से 1 महीने और 8 दिन बंद रही। पिछले साल उन्होंने लिट्टी के दाम 20 रुपये प्लेट से बढ़ाकर 25 रुपये प्लेट किए थे, लेकिन अब ग्राहक 25% कम हो गए हैं और वो और दाम बढ़ा नहीं सकते। तेल तो पहले जितना डालता उतने सामान डाल रहे हैं, साइज छोटा कर दिए पहले से। महंगाई तो सब कुछ तो मेंटेन करना है हमको। सेल कितना है अभी? सेल तो अभी सोचिए 25% हो गया। अभी सब चीज़ बंद दिया तो कहाँ से सेल होगा? अभी गांव में भी महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। 40 साल के गुलाब गौड़ और 38 साल की रुक्मिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के एक दूर दराज गांव में रहते हैं और खेती और मजदूरी के जरिए 6,000 रुपये महीना कमाते हैं। वे कहते हैं पाँव सिकोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। तेल महंगा है, तेल महंगा की वजह से हम लोग अपना देहात में जो डोरी है उसी का तेल बर्बाद करके थोड़ा थोड़ा उसी में काम चला रहे हैं। वो भी उतना नहीं हो पा रहा है जो नहीं कि उधर प्याज भी महंगा हो गया, दाल भी महंगा हो गया, आलू भी महंगा हो गया। हम लोग उसके वजह से हम लोग उस चीज को नहीं यूज कर पा रहे हैं जो नहीं कि हम लोग अपना इधर में नमक से अपना भात को खा ले रहे हैं, रोटी को खा ले रहे हैं। हर किसी को इंतजार है कब घटेंगे दाम। पटना में मनीष कुमार, सोनभद्र में प्रभात कुमार, कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता और हबीब अली के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। तो महंगा होता पेट्रोल तेल की खबरें तो आ ही रही, लेकिन इसका असर अब आंकड़ों में भी दिख रहा है। एक शोध के अनुसार 3 करोड़ से ज़्यादा भारतीय मध्यम वर्ग से बाहर हो गए हैं। करीब 7.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो रोज़ 150 रुपये या उससे कम कमाते हैं और 2011 से 2019 के बीच करीब 6 करोड़ लोग मध्यम वर्ग में शामिल हुए। मध्यम वर्ग वो जो रोज़ 700 से 14 रुपये एक दिन में कमा रहे हैं।
निर्मला पहले 10,000 रुपया महीना कमा लिया करती थी, लेकिन कोविड के बाद उसकी कमाई बिल्कुल खत्म होती चली गई। बीते 1 साल में उसकी बचत भी खत्म हो गई है। उधार बढ़ रहा है और अब वो 2 वक्त के खाने के लिए भी रिश्तेदारों की दया पर निर्भर है। 1 रुपए नहीं है, खाने में भी मुश्किल है। दुकान को आना, काम करना पहले से अभी और मुश्किल हो रहा है। कर्जा लोग पूछ रहे हैं कहाँ से देना, इन्हों दो बोल के बोले तो नहीं निकल रहा। तेल का दाम भी बढ़ गया। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। खाना खाने की मुश्किल है। पूछने वाले पैसे पूछ रहे, देव माँ बोल के पैसे पूछ रहे। कोविड की वजह से बहुत सारे निम्न मध्य वर्गीय घर गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। अमेरिका की रिसर्च संस्था प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि भारतीय मध्यम वर्ग का 1/3 हिस्सा इस दौर में गरीब हो गया है। यानी दशकों से गरीबी हटाने में जो कामयाबी मिली थी वो खत्म हो रही है। ड्राइवर रहे येल्लैया अपने 3 बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कड़ी मेहनत करते थे ताकि उनकी जिंदगी सुधर सके, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि जिंदगी रिवर्स गियर में जा रही है। ये बताते हुए वो फूट पड़ते हैं कि बच्चे स्कूल छोड़कर अब काम कर रहे हैं ताकि परिवार चल सके। बड़ी बेटी डिपार्टमेंटल स्टोर में है, उससे छोटे 2 बच्चे सड़क पर सब्जी बेचते हैं। सब कुछ इतना महंगा है, हम इसीलिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे एक लैपटॉप चाहिए था, लेकिन अब ये संभव नहीं है। येल्लैया के तीनों संतान स्कूल जाने वाले होशियार बच्चे हैं। स्मिता के तो 10वीं कक्षा में 10 में से 10 GPA आए, फिर भी वो सड़क पर है क्योंकि कोविड और लॉकडाउन ने 2 वक्त की रोटी मुहाल कर दी है। बहुत सारे परिवार का यही सच है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना काल में मुफ्त का राशन लेने के लिए सरकारी स्कूलों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। राशन देने के लिए 10 बजे से पहले टोकन दिया जाता है, जिसके लिए सुबह 6 बजे से लोग लाइन लगाकर खड़े हो रहे हैं। मुफ्त का राशन लेने वाले ज़्यादातर वो लोग हैं जिनकी कोरोना संक्रमण की वजह से नौकरी चली गई। करमपुरा के सरकारी स्कूल के बाहर राशन लेने वालों से बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। कोरोना संक्रमण के वजह से जो बेरोजगारी हुई, यही वजह है कि मुफ्त राशन लेने के लिए अब आप देख सकते हैं कि लंबी कतार सरकारी स्कूल के बाहर लगी हुई है। बाकायदा सिविल डिफेंस के लोग हैं कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करवाने के लिए। और ये इस तरीके का जो टोकन है, टोकन आप ज़रा दिखाइए हमें। ये टोकन जो है वो सुबह ही दे दिया जाता है और उसके बाद में राशन लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। ये रिंकू कुमार सिंह हैं, ये आप देखिए, ये पहली बार आपने राशन लिया है? पहली बार लिया। तो क्या ज़रूरत पड़ गई राशन लेने की? मिल रहा था तो ऐसे लेना तो पड़ेगा ही, नहीं तो ऐसे कर्जा ही लेके आदमी खाना खा रहा था 2 महीने से। कर्जा लेकर खाना खा रहे हैं? क्या करते, उधार ही। अब उधार भी देने वाला आदमी नहीं कोई है, कितना दे देगा उधार आदमी। 2 महीने से कोई काम ही नहीं था। 2 महीने से कोई काम नहीं कर रहा? लॉकडाउन हुआ कोई काम ही नहीं था। क्या काम करते थे? पंखे बनाते थे। और आपके परिवार में कितने लोग हैं? तो 3 बच्चे हैं और मियाँ बीवी 5 है। 5 आदमी हैं जी। तो ये फर्स्ट टाइम आप इस तरीके से राशन ले रहे हैं? फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। तो ये ज़रूरत पड़ गई राशन लेने की? हाँ, सरकारी राशन लेने की ज़रूरत पड़ गई? पड़ गई, इसलिए नहीं लिए। अच्छा, तो ये कब से यहाँ पे आप टोकन कब लिया आपने? मैं टोकन अभी मिला है। अच्छा, 10 बजे। तो ये आप देखिए, ये रिंकू कुमार सिंह हैं, पंखा बनाने का काम करते हैं, लेकिन पिछले 2 महीने से फैक्ट्री बंद है। तो कह रहे हैं कि उधार लेकर राशन हम लेते थे, तो इसके वजह से किसी ने बताया कि यहाँ मुफ्त में राशन मिल रहा है। आप यहाँ कब से खड़े हुए हैं? हम तो खड़े हैं 8 बजे से। अच्छा, तो ये क्या ज़रूरत पड़ गई मुफ्त का राशन लेने के लिए? मुफ्त का राशन नहीं है, हमारे राशन कार्ड में नाम ही नहीं चढ़ा है 6 महीने से। हम जब से राशन कार्ड बनाए ना दोबारा से, उसमें मेरा नाम ही नहीं चढ़ा राशन कार्ड। क्या काम करते हैं आप? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। तो अभी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अभी तो बस ऐसे ही छुटा हुआ है काम। छुटा हुआ है? हाँ, इसलिए आप राशन लेने के लिए यहाँ पर? वो अकेले आदमी का नाम भी राशन कार्ड में नहीं चढ़ा और ऑनलाइन में भी धक्के खा लिए, कहीं नाम ही चढ़ा गया। ये देखिए, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, पिछले 2-3 महीने से बेरोजगार। ये एक लंबी कतार है, आप देखिए राशन लेने वालों की एक लंबी कतार। आप जहाँ जाएंगे, कुछ लोग लाइन में लगे लगे थक गए हैं तो बैठ गए। नहीं, बैठे रहने दीजिए, बैठे रहने दीजिए। अब चूँकि इतनी
देर से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। तो ये जो लंबी कतार है, ये 4 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल लेने की कतार है। ये देखिए बहन जी यहाँ पर बैठ गई हैं, बच्चे के साथ में अपने आई हुई हैं। कितनी देर से यहाँ लाइन में लगी हुई हैं? कितनी देर से लाइन में लगी हैं? 7 बजे का लगी हूँ। 7 बजे से लगी हैं। क्या काम करते हैं आपके पति? यही लेबराना करते हैं। हाँ? लेबराना करते हैं। अच्छा, तो ये बच्चों को लेकर आई हुई हैं साथ में। तो ये आप देखिए कि इस तरीके के हालात हैं। और स्कूल, सरकारी स्कूल चूँकि अभी फ़िलहाल बंद है, जो पढ़ाई है वो अभी नहीं हो रही है, तो इसके वजह से जो शिक्षक हैं वो ये राशन बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बेरोज़गारी फैली है इस कोरोना संक्रमण काल में, लोगों की नौकरी छुटी है, तो ये उसका ही प्रभाव है कि जो फ्री का राशन लेने के लिए लोग सुबह 5 बजे से 6 बजे से 7 बजे से यहाँ पर कतारों में लग जाते हैं। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो महंगाई की मार ऐसी कि देश में पेट्रोल के बाद डीजल ने भी अब शतक लगा लिया है। आज हुई बढ़ोतरी के बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर में 1 लीटर डीजल की कीमत 100 रुपये के पार चली गई। कोरोना के कम होते मामलों के बाद कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, जिसके नतीजे में पेट्रोल डीजल की मांग एक बार फिर बढ़ गई। और इस बीच सरकारी तेल कंपनियों ने आज प्रति लीटर पेट्रोल के दाम में 25 पैसे जबकि डीजल के रेट में 13 पैसे की बढ़ोतरी कर दी। आपको बता दें कि 4 मई से अब तक 25 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, जबकि पिछले 26 दिनों की बात करें तो पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 6 रुपये 34 पैसे की, जबकि डीजल के दाम में 6 रुपये 63 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो कोरोना की वजह से करोड़ों लोगों के रोजगार छिना है, नौकरी गई है, लेकिन बेंगलुरु के एक स्कूल ने ये सुनिश्चित किया है कि वहाँ किसी की नौकरी ना जाए। अब इसके लिए स्कूल कैंपस में ऑर्गेनिक खेती शुरू की गई है। शिक्षकों के साथ साथ जो दूसरा स्टाफ है उसने मोर्चा संभाल लिया है, खासकर ड्राइवर, खानसामा और सफाई कर्मचारियों ने। स्कूल कैंपस में ऑर्गेनिक फार्मिंग। गोपाल राजस्थान के और इस डे बोर्डिंग स्कूल में कुक हैं। महामारी की वजह से घर लौटने वाले थे, लेकिन खेती बाड़ी ने नौकरी बचा ली। बच्चों के लिए खाना बना रहे थे स्कूल में, तो बाद में कोरोना आ गया तो कुछ काम नहीं है, तो काम नहीं तो पेमेंट वगैरह कुछ नहीं है ना, तो बाद में हमने ये पूरा एक प्लान चालू किया खेती का। तो ये खेती करते हैं और इसमें से सब्जी, बनाना वगैरह वो सब उगाते हैं और कोरोना पेशेंट को खाना वाना देते हैं। कि बच्चे लोग नहीं तो किसको खाना देते हैं, वो ये काम करते हैं, खुशी से काम करते हैं। गोपाल की ही तरह यहाँ के सभी 80 नॉन टीचिंग स्टाफ ऑर्गेनिक खेती से जुड़े हैं। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से शिक्षक अब इस खेती बाड़ी से अलग कर दिए गए हैं। अब स्कूल की छत पर भी फसल लहलहा रही है और बगीचे में भी। हमने सभी को भरोसे में लिया और कहा कि नौकरी बचाने का यह एक विकल्प है। अब जहां पहले अपार्टमेंट सब्जियां खरीदते थे, वहीं अब हम पेशेंट्स को खाना यहां से सप्लाई कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फल, साग सब्जियां महंगी बिकती हैं। इसके साथ साथ यहां उगाई गई इनकी फसल से अब खाना तैयार कर कुछ को मुफ्त और कुछ को पैसे लेकर दिया जा रहा है, खासकर कोविड मरीजों को। हालांकि इन सब से पूरी सैलरी नहीं निकलती, लेकिन कुछ भरपाई जरूर हो जाती है। आमदनी की कमी की भरपाई का इस स्कूल ने ये एक अलग तरीका ढूंढ निकाला है। किसी की नौकरी भी नहीं गई महामारी की वजह से और परिवार वाले भी खुश हैं। एक अच्छी सोच के साथ बेहतरीन शुरुआत है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे, एक आईएएस को मिला शो कॉज नोटिस। सरकार की बुराई करती चैट हुई वायरल। मेरे पिताजी जब मैं 6 साल का था तब चल बसे थे, तो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ रह के उनके पास कुछ समय में रह सकूँ।
सरकार पर सवाल खड़े करना क्या महंगा पड़ा है एक आईएएस अफसर को। मध्य प्रदेश के युवा आईएएस अधिकारी लोकेश जांगड़ को सरकार ने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल आईएएस अफसरों के ग्रुप पर जांगड़ का चैट वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने व्यवस्था पर सवाल उठाए और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। जांगड़ ने एनडीटीवी से चैट की पुष्टि की है, लेकिन कहा है कि उन्हें नहीं पता कि चैट वायरल कैसे हुई। जांगड़ का 54 महीनों में 9 बार ट्रांसफर हो चुका है। एमपी आईएएस एसोसिएशन का एक सिग्नल पर एक ग्रुप है जिस पर कुछ पोस्ट मेरे द्वारा किए गए थे। ये तथ्य सही है। हालांकि ये एक प्राइवेट ग्रुप है, ये क्लोज्ड ग्रुप है, और इसलिए मैं उसमें क्या लिखा गया था और क्यों लिखा गया था इसके बारे में मैं कोई डिटेल्स में आपसे साझा नहीं कर सकता हूँ। सर, लेकिन आप, जहाँ तक हमें पता है कि आप उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त थे और मुख्यमंत्री दफ्तर से ही आपको कॉल गया था बड़वानी में आने के लिए। फिर क्या वजह है, कितने दिनों में, 54 महीने में शायद से आपकी नवी पोस्टिंग है, यानी 6 महीने में, हर 6 महीने में एक ट्रांसफ़र हुआ आपका, क्यों? 54 महीने में 9 ट्रांसफर्स हुए, ये बात सही है। ये बात भी सही है कि मैं मिज़ोरम में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जनरल ऑब्जर्वर मैं वहाँ डेप्यूटेड था शेयर चिफ बाईपोल्स के लिए। तो बीच में मेरी ड्यूटी कर्टेल करके मुझे बड़वानी में अपर कलेक्टर के तौर पे कोविड के समय अपेरेंटली कोविड को मैनेज करने के लिए पोस्ट किया गया था, और 41 डेज़ से मेरे वहाँ मुझे वापस पुनः भोपाल बुला लिया गया है। जहाँ तक पोस्टिंग्स और नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स का सवाल है, तो ये शासन का विशेषाधिकार है कि वो अधिकारी का किस पोस्ट पर उपयोग करना चाहते हैं। तो मुझे इस बारे में कोई गिला शिकवा नहीं है कि मुझे कितने बार ट्रांसफ़र किया गया, बल्कि मेरे लिए तो ये अच्छा था कि मुझे अलग अलग ज़िलों में, आदिवासी बाहुल्य ज़िलों में, जैसे श्योपुर है, शहडोल है, बड़वानी है, हरदा में टिमरनी ब्लॉक है, तो मुझे कार्य करने का मौका मिला, मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन के प्रति आभारी हूँ कि मुझे इतनी डाइवर्स प्रोफाइल्स में मुझे कार्य करने का मौका मिला। तो अच्छी बात है कि आपके जैसे अधिकारियों को और ज़्यादा वक्त मिलता तो और बेहतर काम होता। तो आपको कोई शिकायत नहीं है इसमें? नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। ये ट्रांसफर पोस्टिंग्स पूर्ण रूप से शासन का विशेषाधिकार है, मुझे इसमें कोई शिकायत फिर आप अभी महाराष्ट्र क्यों जाना चाहते हैं, कोई व्यक्तिगत वजह है? महाराष्ट्र में मैं, परभनी मेरा होम टाउन है, जहाँ मेरे 87 वर्षीय दादाजी रहते हैं जो डायबिटिक है, जिन्हें पार्किंसंस की बीमारी भी है, और मेरी माताजी रहती है 57 वर्षीय जो विधवा है। मेरे पिताजी जब मैं 6 साल का था तब चल बसे थे, तो वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ रह के उनके पास कुछ समय में रह सकूँ, इसलिए मैंने महाराष्ट्र जाने के लिए 11 जून को चीफ सेक्रेटरी साहब को एप्लीकेशन सबमिट किया है। सर, कुछ बातें आपने कुछ अधिकारियों के खिलाफ जो हमने पढ़ी हैं या कुछ नेताओं के खिलाफ भी लिखी हैं, क्या आप इसकी पुष्टि करना चाहेंगे? मतलब कोई ऐसी वजह, कोई ख़ास वजह, या इनसे कोई ख़ास व्यक्तिगत आपकी बात हुई हो? नहीं, जैसे कि मैंने पूर्व में कहा है कि चैट के कंटेंट के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। आखिरी सवाल था मेरा, क्या आपको इस जो ग्रुप है आईएएस एसोसिएशन का, क्या उससे निकाल दिया गया है? और क्या जो आप आईएएस एसोसिएशन देश भर की, उससे कहीं कुछ आपकी बात हुई, कोई समर्थन मिला इस पूरे मामले में? ग्रुप से मुझे ज़रूर निकाल दिया गया है। ग्रुप हमारे एसोसिएशन के सेक्रेटरी विशेष गढ़वाले साहब ने मुझे ग्रुप से रिमूव किया है। इस बारे में जैसे आपने पूछा, मेरी एसोसिएशन के किसी पदाधिकारी से, एमपी के या राष्ट्रीय स्तर का हमारा जो आईएएस एसोसिएशन है उसके किसी भी पदाधिकारी से इस संदर्भ में मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है। एनडीटीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशासकीय अधिकारी का ट्रांसफ़र एक रूटीन प्रक्रिया है। यदि प्रशासकीय अधिकारी अपने ट्रांसफ़र को पूर्वाग्रह से ग्रसित हुआ कदम मानेगा तो वो अपने साथ भी न्याय नहीं करेगा और अपने पद के साथ भी न्याय नहीं करेगा। जिन प्रशासकीय अधिकारी की आप बात कर रहे हैं और जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी ट्वीट कर रही है, वो ये भी बताए कि कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल में क्या इस अधिकारी को हटाने की बात नहीं की गई थी? उस समय कांग्रेस के लिए ये खराब थे। आज प्रशासकीय दृष्टि से उनका ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो उनके अच्छे हो जाते हैं। दूसरी बात, हम यदि किसी पद पर बैठे हैं, हम किसी सर्विस में से जुड़े हुए हैं, तो अनुशासनहीनता करने का अधिकार नहीं है। ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा, अनुशासनहीनता होगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तीसरी बात, किसी अधिकारी द्वारा अपने सीनियर के साथ की हुई दूरभाष की बात को टेप करना, इससे जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता। आप एक संकल्प के साथ नौकरी में आए, आपकी नौकरी की एक आचार संहिता है,
और उस आचार संहिता का यदि आप पालन नहीं करेंगे तो ये अक्षम्य है। और जिस प्रकार से उन्होंने टेप करके इसको सार्वजनिक किया है पीएस की बात को, ये अक्षम्य अपराध है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और इन्होंने संपूर्ण व्यवस्था को लेकर जो शुद्धता और शुचिता की अपेक्षा थी उसकी अवहेलना की है। ये मध्य प्रदेश का मामला है। बहरहाल देश की बात में आगे, क्या वैक्सीन देने के नाम पर मुंबई की एक सोसाइटी में ठगी का शक क्यों है? मुंबई से खबर है। कांदिवली पश्चिम में हीरा नंदानी हेरिटेज हाउसिंग सोसाइटी में प्राइवेट कैंप लगाकर 390 लोगों ने टीका लगवाया था, लेकिन 10 दिन बाद उन्हें अलग अलग अस्पतालों के सर्टिफिकेट आए हैं। उनमें एक अस्पताल ने तो सोसाइटी में टीकाकरण से साफ इनकार किया है। सोसाइटी को शक है कि उनके साथ ठगी हुई है, इसलिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। कांदिवली में हीरा नंदानी हेरिटेज सोसाइटी ने 30 मई को कैंप लगाकर टीकाकरण करवाया था। 390 सदस्यों ने टीका लगवाया, लेकिन अब सबकी रातों की नींद उड़ चुकी है और दिन का चैन खत्म हो गया है, क्योंकि 10 दिन बाद कुछ लोगों के अलग अलग अस्पतालों के सर्टिफिकेट आए हैं और कुछ अब भी इंतजार में हैं। हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या गया है अंदर बॉडी में, ठीक है, बिकॉज जैसे किसी को कुछ नहीं हुआ आफ्टर वैक्सीनेशन, तो उसके वजह से ये डाउट आता है कि क्या था अंदर। टीका लेने के बाद जो भी कुछ साइड इफेक्ट होनी चाहिए कुछ भी नहीं हुआ था, राइट। फिर हम लोगों के काफ़ी को सर्टिफिकेट मिला, जैसा मुझे सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिला है, नहीं मिला है। सो आई वांट टू नो, अगर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो अभी आगे मुझे क्या करने का, 3 डोज लेने के, कौन से डोज लेने के, क्या लेने का, कैसे लेने का, क्या प्रोसीजर है। सबके मन में यही डाउट्स है कि अगर ये वैक्सीनेशन ड्राइव फेक था तो एक्चुअली हम लोग को दिया क्या गया। दूसरा था कि अगर वैक्सीन सही में भी दिया गया तो उसका टेस्ट क्या है, कैसे पता चले कि दिया था या नहीं दिया था। सर्टिफिकेट तो मेरे पास आ गया, तो गवर्नमेंट के नज़र में तो मैं ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं एक्चुअली वैक्सीनेटेड हूँ या नहीं हूँ। परेशानी तब और बढ़ गई जब नानावटी अस्पताल ने सोसाइटी में टीकाकरण से इनकार किया है और नेस्को बीएमसी का सेंटर है जो पैसे ले नहीं सकता। काफ़ी प्रेशर के बाद जब हमने किया तो हमको नेस्को का सर्टिफिकेट आया थोड़े लोगों को, और उसके बाद हमको लाइफलाइन गोरेगांव का सर्टिफिकेट आया, उसके बाद हमको नानावटी का सर्टिफिकेट आया। तब जाके हमारे दिल में ये शक उठा कि कुछ बड़ा स्कैम है। ये जो सर्टिफिकेट्स है वो भी मैनेज करे जा रहे हैं, जो कोविड ये जो वैक्सीन है वो भी मैनेज किया हुआ, या चोरी का है या डुप्लीकेट है। हमने जाके नानावटी वाले को कांटेक्ट किया, नानावटी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिल्डिंग में आए थे, उन्होंने क्लियरली डिनाई किया कि हमने कोई भी आपके बिल्डिंग में वैक्सीन दिया नहीं है और ये सर्टिफिकेट हमारे यहाँ से मैनेज किए गए हैं। इलाके के विधायक ने मामले में सीआईडी जांच की मांग की है। तो मेरी शंका यह है कि वैक्सीन क्या दिया गया है या उसके बदले में कोई केमिकल या कोई पानी या क्या दिया गया है। वैक्सीन के जो वायल दिखाए गए थे उस समय फोटोग्राफ में, इस लोगों के पास फ़ोटो है, उस पर नॉट फॉर सेल लिखा हुआ है। अभी नॉट फॉर सेल के वैक्सीन यहाँ पर कैसे आए भाई? तो ये भी पुलिस ने तपास करने की आवश्यकता है। मेरा पूरा विश्वास है कि ये पुलिस इसके बारे में पूरी तपास करेगी, अन्यथा विधानसभा में, और मेरी मांग है कि पुलिस से अगर तपास नहीं होती 8 दिन में तो इसकी तपास सीआईडी को दी जाए। इस बीच बीएमसी ने मामले की जांच का आदेश देते हुए स्थानीय उपायुक्त से 48 घंटे में रिपोर्ट तलब की है। सोसाइटी का कहना है कि राजेश पांडे नाम के व्यक्ति ने टीकाकरण कैंप लगवाया था और प्रति व्यक्ति 1260 रुपये लिए थे। मामले में संजय गुप्ता और महेंद्र सिंह भी शक के दायरे में हैं। संजय गुप्ता और राजेश पांडे पुलिस के संपर्क में हैं, जबकि महेंद्र सिंह एक बार की पूछताछ के बाद से लापता है। सोसाइटी की शिकायत पर पुलिस ने अभी तक कोई एफआईआर तो नहीं दर्ज किया है, लेकिन वो जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि सभी का बयान दर्ज कर और वेरीफाई करने के बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित से सुनील सिंह, इंडिया के लिए।
गाजीपुर के ददरी घाट पर गंगा में लकड़ी के बक्से में नवजात बच्ची मिलने का मामला इतनी चर्चा में आया कि मुख्यमंत्री ने अब बच्ची के पालन पोषण का जिम्मा सरकार पर ले लिया है। हुआ यूं कि बच्ची घाट के किनारे गोलू नाम के एक आदमी को मिली, जिसे वो घर ले आया, लेकिन पुलिस बच्ची को थाने ले गई। गोलू के घर गांव के लोग दूर दूर से बच्ची को देखने के लिए आ रहे थे। गोलू एक नावक है और अब सरकार उसको भी एक सरकारी आवाज देगी और सहायता भी। कहीं से बहकर आए लकड़ी के एक बक्से में से जब छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई तो कुछ लोगों का ध्यान उधर गया। बक्सा खोला तो उसमें एक छोटी सी बच्ची थी। कुछ लोग गए वहाँ लैट्रिन चाहे बाथरूम करने, तो वहाँ बच्चे को आवाज़ मिली, तो उसको बच्चे को कोई छू नहीं रहा था। वहाँ हम गए, है ना, दौड़ करके घाट पे से दौड़ कर गए। उसके बाद वहाँ बच्चा पेटी जब खोले तो उसमें देखें कि बच्चा है, जन्म कुंडली है, पैदा हुई है और बक्सा में फोटो भी लगा है। जाके कोतवाली में देख लीजिएगा थाने में, उस बक्सा में फोटो लगा है, दुर्गा जी का लगा है, विष्णु भगवान की फोटो लगी है। तो मेरे भैया पाए तो वहाँ से चुंदरी में लपेटी हुई थी। बॉक्स में ये था, चुंदरी था और चारों तरफ से दुर्गा माँ का फोटो था, विष्णु भगवान का फोटो था और कुंडली था। कुंडली में उसका 25 मई को उसकी जन्म तिथि था और उसके बाद वो था क्या, उसका नाम था गंगा, उसी में लिखा था और वो उसको लिखे थे सब कन्यादान। बच्ची मिलने की बात इलाके में तेजी से फैली, लिहाजा पुलिस आकर उसे कोतवाली ले गई। लेकिन गुल्लू और उसकी बहन का कहना है कि वह बच्ची को अपने पास ही रखेंगे। हाँ, हम पालेंगे। अभी भी डीएम साहब को दरख्त दिए हैं, अभी पालना चाहते हैं हम सर। हाँ, कितना हमारा दर्द है दिल में, वो तो गंगा माई ने हमको दी है सर। हमको ये मांग है कि हमें बच्ची चाहिए, बच्ची हम किसी को नहीं देंगे। गंगा माँ ने आपको? हाँ, गंगा माँ ने हमें दी है। गंगा माँ अब हम सरकार मांगेगी भी तो भी नहीं देंगे, लेकिन बच्ची हमें चाहिए। गुल्लू ददरी घाट पर पूजा पाठ कराने वालों का सहयोग करते हैं और नाव चलाते हैं। फिलहाल कोतवाली पुलिस अभी कुछ कह नहीं रही कि बच्ची किसके पास रहेगी, लेकिन कोतवाली सूत्रों की माने तो बच्ची का मेडिकल जांच कराकर उसके परिजनों की तलाश भी की जा रही है। गाजीपुर से सुनील सिंह के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।